हेलो बच्चों, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट कभी भी, तो वाईफाई स्टडी नीट 20 आपके लिए अब ओरल सीरीज चालू कर रहा है कि कोरोना पेंडेमिक में आपके पास अभी यहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको अपन ओरल डिस्कस करेंगे। ओरल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हार्मोन। हार्मोन क्या है, डेफिनेशन हार्मोन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हार्मोन क्या है। हार्मोन की डेफिनेशन में हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि हार्मोन्स जो होते हैं, अगर डक्टलेस ग्लैंड से जाते हैं हार्मोन, ठीक है, लेकिन बिना, कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि आपके हार्ट से निकलता है हार्मोन, आपकी किडनी से हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है। किडनी से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है। और आपका जो होता है कि आपका जो एक हार्मोन जो हार्ट से निकलता है वो एएनएफ होता है। तो एएनएफ हार्मोन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। इससे क्या होगा कि आपका वहां पर ब्लड का जो होगा, जो फ्लो था पहले बहुत ज्यादा एकदम से ब्लड भर रहा था, वो ब्लड अब कम होगा, तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा। बीपी कब बढ़ता है, 90 to 140 होता है। 90 क्या होता है, डायस्टोल होता है। 140 क्या होता है, सिस्टोल प्रेशर होता है। आपको ध्यान रखना है कि 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कार्डिक अरेस्ट, अगर अचानक सब क्रियाएं रुक जाए अगर हार्ट की, तो कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन हार्ट फेल्योर में ऐसा नहीं होता। हार्ट फेल्योर में कुछ मसल्स डैमेज होती है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है ब्लड से, तो एंजाइना पेक्टोरिस, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। एस्टीरियोपोरेसिस एक क्या बीमारी है, एस्टीरियोपोरेसिस के अंदर आप क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन के लेवल में गिरावट आ जाती है और ये फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाती है। ये किसमें होता है, ये वो फीमेल्स होती है जिनमें मेनोपॉज की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा हम बात करेंगे क्रेटिनिज्म बीमारी। क्रेटिनिज्म क्या है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो बच्चों में इस बीमारी को क्रेटिनिज्म कहते हैं। और अगर यही कमी अगर आपके बड़ों में हो जाए तो इसे मिक्सोडीमा कहते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर थायरोक्सिन बढ़ जाता है तो उसे कहेंगे कौन सा, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। अगर मैं बात करूंगा कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं। उन हार्मोन्स का क्या क्या रोल होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले उसमें मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकाकोर्टिकोइड और स्टेरॉइड्स होते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड का मेन मिनरलोकोर्टिकोइड आपका कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। ग्लूकाकोर्टिकोइड कौन सा होता है, कार्टिसोल होता है। कार्टिसोल इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में यूज होता है। कार्टिसोल आरबीसी फॉर्मेशन में यूज होता है। उसके अलावा मैं बात करूंगा मिनरलोकोर्टिकोइड, जो एल्डोस्टेरोन निकलता है, वो एल्डोस्टेरोन कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट से काम करता है वहां पे भी, और एल्डोस्टेरोन के क्या क्या वर्क फंक्शन है थोड़ा पढ़ लेना। उसके अलावा बात करेंगे कि अपन इसमें इनके अलग अलग जगह से सिक्रेशन होता है इनका, तो वो जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा कहाँ कहाँ होती है। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर होती है, फिर वो होती है जीएफआर से याद करता हूँ, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस होती है। रेटिकुलरिस सबसे अंदर होती है, इससे जो निकलता है उसे एमजी से याद करो। मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं। सेक्स स्टेरॉइड्स जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड टाइप्स के हार्मोन होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, प्रोटीनियस नेचर होता है हार्मोन का, एक स्टेरॉइड नेचर होता है। प्रोटीनियस नेचर के कौन कौन से हार्मोन होंगे, जैसे आपका जो पैराथार्मोन है, ये सारे जो भी हार्मोन है आगे वाले, पेप्टाइड्स हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, वो प्रोटीनियस नेचर होंगे। प्रोटीनियस नेचर हार्मोन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पर आकर बाउंड होते हैं, यहीं रुक जाते हैं, यानी गेट पर रोक दिया जाता है यहाँ पे, और यहाँ से ले जाकर आप इसको कोई दूसरा लेकर जाएगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स में भी 3 होते हैं, IP3 होता है, कैल्शियमाइन होता है। तो आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है। कैल्शियम आइंस भी होते हैं, IP3 भी होता है। अब आपको याद रखना है कि अगर आपका स्टेरॉइड हार्मोन होंगे तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, तो इंट्रासेलुलर कनेक्शन में होता है कौन सा, आपके स्टेरॉइड्स होते हैं वो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला और उसके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों को मिलाकर कैटाकोलमिन्स कहते हैं। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन करता क्या है, ये हमारे जब भी हमें क्या होती है अचानक से इस 4S हार्मोन, 3F4S हार्मोन भी कहते हैं, वो भी चेक कर लेना। उनके नाम से भी याद रखना, फीवर, फ्लाइट, फायर, तीनों चीजें इसमें आती है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कुशिंग डिजीज हो जाती है, कुशिंग सिंड्रोम कब होता है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि किसका लेवल कम होता है, किसका लेवल ज्यादा होता है, तब होता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन बढ़ाएगा, तो थायरोक्सिन बढ़ाता है, TCT है ना, ओ सॉरी
ब्लड में कैल्शियम लेवल कौन बढ़ाएगा, तो वो कौन सा बढ़ाएगा आपका, कौन सा बढ़ाएगा, पीटीएच हार्मोन बढ़ाएगा। पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। टीसीटी क्या करता है, कैल्शियम को कम करता है। जिसमें सी आ रहा है वो कैल्शियम घटा रहा है, उसको जरूरत नहीं है। जिसमें नहीं है वो कैल्शियम को बढ़ा रहा है, तो वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का काम कर रहा है। ये सारे हार्मोन। अब आपको 3 हार्मोन और बता देता हूँ। जो हार्ट से निकला वो बता दिया, किडनी से निकला इरिथ्रोपोइटिन वो बता दिया, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो भी। एक हार्मोन है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलते हैं 4 हार्मोन। इन चारों हार्मोन से जरूर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला गैस्ट्रो इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिट करने का काम करता है ये तो। उसके अलावा 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्रेट्रिन हार्मोन, सीसी के कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन। सिक्रेट्रिन हार्मोन क्या करता है, एक्सोक्राइन पार्ट पे पेनक्रियास पर वर्क करेगा, वहां से बाइकार्बोनेट और वाटर और बाइकार्बोनेट्स इसमें आएगा। लेकिन अगर कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन है तो वो भी आपके पेनक्रियास पर ही वर्क करता है, लेकिन वहां से वो पेनक्रियास पर भी करेगा और गोल ब्लैडर पर भी करेगा, दोनों पे काम करेगा। ध्यान रख लेना एक एक चीज को कि कोलेस्टोकाइनिन दोनों पर वर्क करेगा और ये आपका पैनक्रियाज पर वर्क करेगा, सीसी के सिक्रेट्रिन, है ना। तो ये समझ में आना चाहिए, सीसी के तो दोनों पे करेगा और कोलेस्ट्रो का जो आपका ये है कौन सा सिक्रेट्रिन हार्मोन है वो आपका बाइकार्बोनेट और वाटर से इससे जुड़ा है। और अगर आपको मैं बात करूं गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, वो उससे गैस्ट्रिक हार्मोन अपना गैस्ट्रिक पेप्सिन और ये जो भी हार्मोन है उनको सिक्रेटिंग करवाने का काम करता है। आप याद रखना कि अगर आपने पूछ लिया क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं, बच्चों के अंदर दूध का जो पाचन होता है रेनिन द्वारा होता है, RENNIN यानी रेनिन, याद रखना। आप ध्यान रखना कि आपकी जो कॉक्सल बोन होती है वो 3 कॉक्सल बोन से हिप बोन बनी होती है, 3 कॉक्सल बोन से। किस किस कॉक्सल बोन से, जो आपकी इसियम, प्यूबिस और इलियम। इलियम के अंदर जो स्प्लीन होती है ILIUM होती है, ILI होता है, ILE जो आपकी कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाएगा। समझने का कोशिश करो, अगर एक एक चीज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है ना, वहीं से पूछने की कोशिश करना है ना बच्चों। मैं एक एक चीज को, वो उन क्वेश्चन को देख रहा हूँ जहां पर गलती करता है बच्चा। टिटेनी कब होता है, कैल्शियम की कमी से हो जाता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि यूरेमिया कब हो जाता है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान से तुरंत क्वेश्चन हिट करना चाहिए, यूरेमिया कब होता है ना। और उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस की अगर बात करूं कि हेमोडायलाइसिस के अंदर सेलोफियन की ट्यूब ली जाती है, ब्लड को निकाला जाता है और फिर उसमें कि हीमोग्लोबुलेंट्स मिलाए जाते हैं, है ना। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके ब्लड ग्रुप्स किसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, तो ब्लड ग्रुप्स को किसके आधार पर बेसिस पे डिवाइड करते हैं आप, तो आप ध्यान रखना कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं जैसे A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, वो एंटीजन के टाइप्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हार्मोन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं अपन। हार्मोन में आप ध्यान रखना कि पिनियल ग्लैंड से अगर हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन आपके रिदम सेंटर को नियंत्रण करता है, 24 घंटे की आपकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, एमसी साइकिल को भी रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर अनबैलेंस हो जाता है तो एमसी साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है फीमेल के अंदर। क्रेटिनिज्म जो बीमारी भी बच्चों में बताया था, उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर रिटार्डेशन आ जाती है, बच्चा कम बुद्धि वाला होता है, बच्चे के दिमाग नहीं चल पाता है, उसमें रिटार्डनेस आ जाती है। ध्यान रखना, आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कि आपके जो हार्मोन होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है। एडिनो हाइपोफाइसिस 75% भाग बनाता है, जैसे पास डिस्टिलस, पास इंटरमीडिया। पास डिस्टिलस के अंदर क्या होता है कि फास्ट डिस्टिलस का अंदर आपसे 6 हार्मोन निकलते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उसमें ग्लूकाकोर्टिकोइड्स हार्मोन भी हैं, एसीटीएच भी है, एसटीएच भी है, FSH हार्मोन भी है, GS हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है। वो सारे हार्मोन वहीं आएंगे, रिलीजिंग हार्मोन भी। और मेलानोसाइट्स हार्मोन से आपके इससे निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकल जाता है इंटरमीडिएट से। और उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि पार्स नरोसा जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, वहां पर क्या होता है कि वो हार्मोन को निकालता और रखता ये है, लेकिन बनाता हाइपोथैलेमस है, ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा बात करना कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो ऐसा एक हार्मोन बताइए जो आपके जो एक ऐसी ग्लैंड बताइए जो एज के साथ साथ डस्ट हो जाती है, वो आपकी थाइमोसिन ग्लैंड होती है। थाइमोसिन, वहां से क्या होता है कि आपके कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो जैसे जैसे ब्रेन सैंड के नाम से जाना जाता है उसे, ना, थाइमोसिन ग्लैंड। अब आपको इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि ये सारा पॉइंट्स हो गया, हार्मोन वाला चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद में मैं चैप्टर नंबर आपका उठाता हूँ 21 चैप्टर एनसीईआरटी का कोडिंग। उसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ईयर पढ़ते हो, आप ईयर पढ़ते हो और एक आप आई पढ़ते हो। ईयर वाला टॉपिक बताता हूँ। ईयर के अंदर 3 चीज में कंफ्यूजन होता होगा, बहुत अच्छा कंफ्यूजन होता है, उसमें आपको आज क्लियर कर दूंगा कि स्टीफीज होती है वो किस में खुलती है। तो स्टीफीज किस में खुलता है वो आप ध्यान रखना। स्टीफीज आते ही आपका दिमाग तुरंत घूमना चाहिए कि यार स्टीफीज बोला है तो ओवल विंडो।
और अगर आपका टिम्पेनिक जो बोलता है, नीचे वाला पार्ट बोलता है, तो आपका किस में खुलता है, तो आपका राउंड विंडो। ऐसा आपको एक बार ध्यान से देख लेना है इन चीज़ों को कि किस में कौन खुल रहा है, और आपकी बेसिक मजबूत करने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर होता है, अंदर वाला ऑडिटरी कैनाल्स होती है, उस पिन्ना हो जाता है, मेलस इंकस स्टिपीज हो जाती है, और आगे वाला पार्ट हो जाता है जिसके अंदर आपका फ्लूइड्स भरा होता है। फ्लूइड में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर पेरिलिम्ब है, कहाँ पर एंडोलिम्ब है। एक सर्किल बनाओ, और एक सर्किल अंदर बनाओ, एक सर्किल बाहर बनाओ। अंदर वाले सर्किल को बोलो एंडोलिम्ब है। अब एंडोलिम्ब जो होता है वो बोनी लेब्रिंथ बनाएगा या मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर वाला होगा वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बनाएगा, और जो बाहर वाला होता है वो आपका क्या बनाएगा, ये वाला होगा बोनी लेब्रिंथ बनाएगा। जो बोन्स के संपर्क में होगा बोनी लेब्रिंथ, अंदर वाला मेम्ब्रेन के संपर्क में होगा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होगा एंडोलिम्ब। उसके बाहर क्या होगा, पेरिलिम्ब बना होगा। अगर मैं बात करूंगा कि आप जब उसकी ईयर की जो स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें आपको स्केला वेस्टिबुलाई होता है, स्केला टिम्पेनी होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर टेक्टोरल मेम्ब्रेन जुड़ी होती है। ये इस पे क्या करती है, इसको टक टक करती है, तभी इस हमें सुनाई देती है ना। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक आपका याद रख लेना, 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि तो स्टैटिक बैलेंस करता है बॉडी का, और एक बॉडी का डायनामिक बैलेंस करता है। टेस्ट में काफी मिलेगा ये। तो मैं याद करता हूँ OMS। OMS का मतलब ऑटोलिथ ऑर्गन होता है, उसमें मैक्युला और शेक्यूली होती है, उन पर 2 प्रोजेक्शन होता है। उसे क्या कहते हैं, मैक्युला। सेक्यूली और यूट्रिकल्स होता है, उस पर प्रोजेक्शन होता है, उसको मैक्युला कहते हैं। और ये करता है क्या, OMS। क्या करता है, OMD। यानी O फॉर ऑटोलिथ है, M फॉर मैक्युला प्रोजेक्शन है, D फॉर डायनामिक बैलेंस है। और एक आता है SCD। SCD का मतलब होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। SCD का मतलब होता है इसमें क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस पाया जाता है, इस पर एक प्रोजेक्शन होता है, क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस होता है। और S का मतलब होता है स्टैटिक बैलेंस करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक्स पॉइंट्स रिकवर करने हैं। उनमें आपको क्या है कि रिकवरिंग रेट बहुत ज्यादा है बच्चों। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था कि OMS, मैंने OMD बोला था शायद, वहां पर OMS है, यानी कि मतलब जो आपका है ऑटोलिथ है वो मैक्यूली और आपका सेक्यूली और यूट्रिकल को मिलाकर मैकुला होता है, मैकुला प्रोजेक्शन होता है, और ये स्टैटिक बैलेंस करता है। क्या करता है, स्टैटिक, OMS। और आपका SCD, S4 होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, C4 क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस है, और वो क्या करता है, आपका डायनेमिक कंट्रोल करता है। समझ में आना चाहिए। ये चीजें हो गई, ईयर खत्म। ईयर से बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए अब आता है आपको मैं 20 चैप्टर में लेके जाता हूँ, सार्कोमियर समझाता हूँ, वहां से क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे, 2 जेड लाइन के बीच के गैप को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब एक्टिन फिलामेंट किस पर रोल करता है, आपके किस पर होता है, ये एक्टिन मायोसिन पर क्या करता है, ये स्लाइडिंग करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में यही तो लिखा है कि एक्टिन पतले तंतु मोटे तंतु पर क्या करते हैं, फिसलते हैं, है ना। अब ये क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट इसको अंदर की ओर लेगा, अंदर की ओर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर जाएगा। जैसे टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा तो क्या जेड लाइन के बीच का गैप घटेगा, बिल्कुल गैप कम होगा। सार्कोमेयर की साइज कम होगी, हाँ होगी, इससे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्यों होगा। लेकिन आपका जो एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा, होगा, लेकिन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नॉट इफेक्ट एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट लेंथ। ये क्वेश्चन AIPMT में आया। उसके अलावा हम बात करेंगे कि तो आप ये बताइए कि एच जोन क्या है, कि जहां पर मायोसिन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं लेकिन एक्टिन नहीं प्रेजेंट होता है, वो जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसी को क्या कहेंगे, एच जोन कहेंगे। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक आता है आपका डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, और आपका रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। सबसे पहले ध्यान रखना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप खुला होगा, सब कुछ सिस्टम चलता रहता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, -70 मिलीवोल्ट पर ये होता है पोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में क्या होगा, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि डिपोलराइजेशन में आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल रहा है, पोटेशियम बंद है, इसका कोई काम नहीं है, अब सोडियम जा रहा है। अब सोडियम अंदर जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि अंदर क्या होगा कि जो -70 से वो क्या कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर वापस फिर नीचे आएगा, और फिर नीचे आकर क्या बना देगा वापस वो, है ये कंडीशन जब ये तो डिपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन, और नीचे तक अगर ज्यादा माइनस में हो गया, -70 से भी, तो वो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। ये कंडीशन समझ में आ रही है। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से आपको समझना है।
उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो एक अब की बार जो क्वेश्चन जुड़ा है वो ध्यान रखना कि आपने पढ़ा होगा ना पीएनएस के टाइप्स। उसमें पीएनएस में आपने पढ़ते नहीं हो, आप कभी भी विसरल वाला नहीं पढ़ा होगा ना। विसरल इस बार जुड़ा है एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के अंदर विसरल वाला। तो आप ध्यान रखना कि विसरल के अंदर कौन कौन से होंगे। उसमें फाइबर्स आएंगे और आपके जो न्यूरॉन्स आएंगे वो आपके विसरल पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना कि एएनएस कैसे वर्क करता है, पीएनएस कैसे काम करता है, कैसे कैसे किस किस पर वर्कआउट करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटर न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे। तो इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, वो नीजर रिफ्लेक्स में नहीं होता, क्योंकि इंटर न्यूरॉन्स आपको वहां पर जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। सेंसरी क्या होती है, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अपन 10-15 मिनट की सीरीज चलाएंगे। और ऑल द बेस्ट, सभी तैयार रहिए और आपके हर कंसेप्ट के क्वेश्चन को टच करेंगे। थैंक यू। और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही आपको घर से बाहर निकलना है, वैसे आपको घर से बाहर नहीं जाना है बच्चों, है ना। इस चीज का ध्यान रखें। और ओरल सीरीज का आप बहुत अच्छा बेनिफिट लें। ऑडियो को बिल्कुल आपको ईयरफोन लगाइए और सुनिए। हर तरह के क्वेश्चंस में इसमें लाने की वो करूंगा, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। ऑल द बेस्ट मेरे वाईफाई स्टडी।